नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस और यूके MOU को जमीन पर उतारने का दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के बाद हुए MOU की प्रगति की जानकारी अधिकारियों ने दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दावोस और यूके में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को प्राथमिकता के साथ जमीन पर उतारा जाए। उन्होंने टेक्सटाइल, उच्च शिक्षा, फूड प्रोसेसिंग, IT, क्रिटिकल मिनरल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निवेशकों के प्रस्तावों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए। टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार, खासकर महिलाओं के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दावोस मंच पर झारखंड ने खुद को निवेश के अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित किया है और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने CM हेमंत सोरेन से की मुलाकात। रंका में नए निबंधन कार्यालय की मांग। गढ़वा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रंका अनुमंडल के विकास और जन सुविधाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनुरोध पत्र सौंपा। बैठक में रंका में नए निबंधन कार्यालय स्थापित करने पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि रंका अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले बड़गाड़, भंडारिया, रमकंडा, चिनिया और रंका के सुदूरवर्ती पंचायतों के ग्रामीणों को निबंधन जैसे कार्यों के लिए लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय गढ़वा आना पड़ता है। इससे आम जनता के समय और संसाधनों की काफी हानि होती है। उन्होंने कहा कि जनहित में रंका अनुमंडल मुख्यालय में ही निबंधन कार्यालय की स्थापना बेहद जरूरी है। मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री ठाकुर ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी मांगों को बेहद संवेदनशीलता के साथ सुना है। CM ने भरोसा दिलाया है कि वे इस विषय पर जल्द ही उचित निर्णय लेंगे। मिथिलेश ठाकुर ने विश्वास जताया है कि रंका अनुमंडल की जनता को जल्द ही ये सौगात मिलेगी, जिससे हजारों लोगों को जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। निबंधन कार्यालय के अलावा पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा जिले की अन्य समस्याओं और विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने जिले में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से जारी रखने और उनमें आ रही परेशानियों को जल्द दूर करने की अपील की। NDPS मामले के आरोपी देवेंद्र मुंडा की याचिका खारिज। कोर्ट ने डिटेंशन आदेश को सही ठहराया। झारखंड हाईकोर्ट ने NDPS मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के आरोपी देवेंद्र मुंडा की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी निरोधात्मक हिरासत डिटेंशन आदेश को वैध ठहराते हुए उसमें हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इस फैसले को राज्य में कानून व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। अदालत ने स्पष्ट कहा कि देवेंद्र मुंडा लगातार मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में संलिप्त रहा है और समाज के लिए खतरा बन चुका है। कोर्ट ने माना कि प्रशासन द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था और समाज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय उचित और आवश्यक है। इसीलिए डिटेंशन आदेश को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता। देवेंद्र मुंडा के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। वर्ष 2018 में रामगढ़ जिले के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ गतिविधियां थमी नहीं। जमानत पर बाहर आने के बाद वर्ष 2024 में चतरा जिले के पत्थलगड्डा क्षेत्र में उन्हें 2.2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने एक बार फिर उनकी आपराधिक गतिविधियों को उजागर कर दिया। इन्हीं मामलों को आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2025 को उनके खिलाफ 1 वर्ष के लिए निरोधात्मक हिरासत का आदेश जारी किया, जिसे 19 दिसंबर 2025 को पुष्टि भी मिल गई। परिसीमन और जनगणना पर सवाल, लोकतंत्र पर आशंका। झारखंड के नामकुम में आयोजित एक कार्यक्रम में देश की राजनीतिक संरचना को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई। अर्थशास्त्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता पराकला प्रभाकर ने कहा कि SIR, परिसीमन और जनगणना के माध्यम से एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो भविष्य में लोकतांत्रिक ढांचे को गहराई से प्रभावित कर सकती है। उन्होंने इसे केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताया।
पराकला प्रभाकर ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रक्रिया के चलते देश में दो तरह के नागरिक बनने का खतरा है। एक वे जिनके पास मतदान का अधिकार होगा और दूसरे वे जिनसे यह अधिकार छीन लिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि इससे ये तय होगा कि कौन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि ये बदलाव आने वाले समय में दूरगामी परिणाम देगा और समाज में असमानता को बढ़ा सकता है। कार्यक्रम में प्रभाकर ने एसआईआर को रक्तहीन राजनीतिक जनसंहार करार दिया। उन्होंने कहा कि इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया है। इसके बावजूद चुनाव आयोग द्वारा इसे लागू किया जा रहा है, जो कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 6.5 करोड़ मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा चुका है और ये संख्या देश भर में 16.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। प्रभाकर ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने और इसके प्रभाव को रोकने के लिए लोगों को जमीनी स्तर पर सक्रिय होना होगा। उन्होंने कंप्यूटर आधारित एल्गोरिथम से बाहर निकलकर ग्राम सभाओं के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि इस प्रक्रिया के वास्तविक उद्देश्य को उजागर करना जरूरी है, ताकि आम नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी पर किया केस, छवि धूमिल करने का आरोप। झारखंड के गढ़वा जिले में राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया है। सूबे के पूर्व मंत्री और झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद जिले की राजनीति को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा शहर थाना में प्राथमिकता दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने सार्वजनिक मंच से उनके खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है। उनके अनुसार विधायक ने उन्हें डकैती करने वाला, जमीन लूटने वाला और कमीशन खाने वाला जैसे शब्दों से संबोधित किया। साथ ही उनके पैतृक गांव और पिता को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही गईं। आवेदन में बताया गया है कि ये घटना 22 अप्रैल 2026 की है, जब विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी गढ़वा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आरोप है कि इसी प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जानबूझकर पूर्व मंत्री की छवि खराब करने के उद्देश्य से ऐसे बयान दिए। मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि ये केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। शिकायत के समर्थन में पूर्व मंत्री की ओर से पुलिस को वीडियो फुटेज भी सौंपा गया है। इस वीडियो में कथित तौर पर विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। झारखंड में बढ़ेगी गर्मी की मार, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। झारखंड में बढ़ते गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें बढ़ते जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ती गर्मी का जिक्र किया गया है। सरकार ने राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह तैयार रखने और इमरजेंसी केयर सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और खास तौर पर छोटे बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित मरीजों को भी गर्मी के दौरान सतर्क रहने को कहा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और लोगों को जागरूक भी करें। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सभी जिलों में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ORS काउंटर लगाने की सलाह दी गई है। साथ ही अस्पतालों में हीट स्ट्रोक रूम, रेस्ट कॉर्नर, पर्याप्त दवाएं, एम्बुलेंस सुविधा और शरीर को ठंडा रखने के इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, जिसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा मौसम विभाग द्वारा निर्धारित रंग आधारित चेतावनी प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके तहत समय समय पर अलर्ट जारी किए जाएंगे, जिससे प्रशासन और आम लोग पहले से सतर्क रह सकें। अत्यधिक गर्मी के दौरान किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा और डायल 104 चिकित्सा सहायता सेवा को विशेष तौर पर एक्टिव रहने को कहा गया है। विशेष निगरानी के लिए हीट स्ट्रोक रिपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में लू से बचने के लिए निचले क्रम के सभी अस्पतालों में हीट हेल्प डेस्क और जिला अस्पतालों में इमरजेंसी हीट स्ट्रोक यूनिट बनेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में गर्मी की तीव्रता और बार बार बढ़ने की संभावना है, जिससे लू चलने के आसार हैं। इसलिए राज्य में लू से बचाव के लिए प्रभावी योजना बनाकर जोखिम वाले इलाकों और संवेदनशील लोगों की पहचान कर विशेष सुरक्षा उपाय करने की जरूरत बताई गई है। गिरिडीह स्कूल में शर्मनाक हरकत, नाबालिग छात्रा से प्रिंसिपल ने की छेड़छाड़। झारखंड के गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इमामुद्दीन पर स्कूल में पढ़ने वाली एक 14 साल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत किए जाने की शर्मनाक हरकत किए जाने का मामला सामने आया है।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह की शर्मनाक हरकत किए जाने के बाद लोगों में भारी आक्रोश का माहौल है। पूरा मामला यह है कि पचंबा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली एक छात्रा पचंबा थाना क्षेत्र में संचालित एक स्कूल में पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी के द्वारा पिछले कई दिनों से छेड़छाड़ व गलत हरकत किया जा रहा था, लेकिन पीड़ित छात्रा ये बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कल 2 दिन पूर्व स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा छेड़छाड़ किया गया तो वो घर आकर अपने पिता से कहा कि अब वो स्कूल नहीं जाएगी। ये बात सुनकर पीड़ित छात्रा के पिता के होश उड़ गए और उन्होंने अपनी बेटी से सारी बात पूछी। इस घटना के बाद जब पीड़ित छात्रा के पिता स्कूल जाकर मामले की जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्हें धमकी दी गई। घटना के बाद छात्रा के पिता ने समाज के कुछ लोगों से बात की और सारी बात बताते हुए कहा कि वो जिंदा नहीं रहना चाहते हैं और सुसाइड कर लेंगे। इतना सुनकर समाज के लोगों ने मामले की जानकारी पचंबा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश का माहौल है और लोग स्कूल बंद करने की मांग कर रहे हैं। कोडरमा के तिलैया डैम का विकास अटका, करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। झारखंड के कोडरमा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तिलैया डैम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना पर सिस्टम का ग्रहण लग गया है। केंद्र से करोड़ों रुपए की स्वीकृति और आवंटन के बावजूद अब तक धरातल पर काम शुरू नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने SACAI योजना के तहत नवंबर 2024 में तिलैया डैम के विकास को मंजूरी दी थी। इसके तहत करीब 34.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि केंद्र सरकार पहले ही करीब 23 करोड़ 77 लाख रुपए राज्य सरकार को दे चुकी है। करीब 10 महीने से ये राशि राज्य के पर्यटन विभाग के पास पड़ी है, लेकिन योजना के लिए कैबिनेट अप्रूवल तक नहीं लिया गया है। तिलैया डैम के विकास को लेकर केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के अनुसार राशि राज्य सरकार के पास पड़ी है, इसका समय पर उपयोग नहीं होना सवाल उठा रहा है। प्रभात खबर के द्वारा इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित तिलैया डैम की तस्वीर बदलने को लेकर इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने को लेकर वर्ष 2024 में अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा था। इसके बाद नवंबर 2024 में मंत्रालय ने करीब 35 करोड़ रुपए की इको टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ तिलैया डैम नाम से योजना को मंजूरी दी। पर्यटन मंत्रालय ने SACAI योजना के तहत तिलैया डैम के साथ ही 23 राज्यों में 40 विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्रों के विकास को मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद तिलैया डैम की तस्वीर बदलने की आस जगी थी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो सका है। 2 से अधिक बच्चों के मामले में बुरे फंसे चतरा के नगर परिषद अध्यक्ष, कोर्ट में याचिका मंजूर। झारखंड के चतरा में नगर परिषद अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अताउर रहमान उर्फ बाबू अब गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ 2 से अधिक बच्चों की जानकारी छिपाकर चुनाव लड़ने का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में चतरा सिविल कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। आने वाले दिनों में ये मामला स्थानीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। शुक्रवार को चतरा व्यवहार न्यायालय में इस मामले पर अहम सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट से आए अधिवक्ता विनोद सिंह ने याचिकाकर्ता की ओर से मजबूत पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं को विस्तार से रखा। इसके बाद सिविल कोर्ट के सब जज ने मामले को संज्ञान में लेते हुए याचिका स्वीकार कर ली। अब इस पर नियमित सुनवाई शुरू होगी। याचिकाकर्ता राजेश कुमार उर्फ राजेश शाह ने अदालत से स्पीडी ट्रायल की भी मांग की है। ये पूरा विवाद नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान द्वारा दिए गए शपथ पत्र से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान गलत जानकारी दी। शपथ पत्र में उन्होंने केवल 2 बच्चों का जिक्र किया, जबकि उनके 3 बच्चों के होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार उनके बच्चों के नाम नरगिस नाज, मो आसिर और मो जनाती नाज हैं। इनमें से कुछ बच्चों का जन्म 2013 के बाद हुआ है, जो इस मामले को और गंभीर बनाता है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 18 के अनुसार यदि किसी उम्मीदवार की तीसरी संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है तो वो नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। यही प्रावधान इस पूरे विवाद का केंद्र है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अताउर रहमान ने इस नियम का उल्लंघन करते हुए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यदि ये आरोप साबित होते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। रांची में गहराया जल संकट, धुरवा में बूंद बूंद पानी को तरस रहे 1 लाख लोग। झारखंड की राजधानी रांची इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रही है। खासकर धुरवा और आसपास के इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। पिछले 3 दिनों से जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे करीब 1 लाख की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है।
भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शहर के कई प्रमुख इलाकों धुरवा, हटिया, डोरंडा, हीनू, बिरसा चौक और एयरपोर्ट क्षेत्र में हटिया डैम से होने वाली जलापूर्ति बाधित हो गई है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पिछले 72 घंटों से नियमित पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जलापूर्ति बाधित होने का असर घरों के साथ साथ छोटे व्यवसायों और दुकानों पर भी देखने को मिल रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुसार इस संकट की सबसे बड़ी वजह लगातार हो रही बिजली कटौती है। हटिया डैम स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशनों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली की कमी के कारण पानी को लिफ्ट करने और पाइपलाइन में पर्याप्त दबाव प्रेशर बनाने में समस्या आ रही है। इसी वजह से जलापूर्ति पूरी तरह सुचारू नहीं हो पा रही है। पिछले 3 दिनों से इन इलाकों में केवल आंशिक जलापूर्ति ही हो रही है। कई जगहों पर नलों में पानी आता भी है तो उसका प्रेशर बेहद कम होता है। इससे लोगों को पानी भरने में काफी दिक्कत हो रही है। धुरवा सेक्टर 2 के निवासी राजीव सिन्हा बताते हैं कि नल से पानी या तो आता नहीं है और अगर आता है तो इतना कम कि बर्तन भरना भी मुश्किल हो जाता है। नोवा मुंडी में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। महिलाओं ने बाल विवाह रोकने का लिया संकल्प। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी प्रखंड अंतर्गत कोटगढ़ स्थित मनरेगा सहायता केंद्र में 24 अप्रैल 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये प्रशिक्षण पेराली लीगल कानूनी कार्रवाई एवं सहायता विषय पर केंद्रित था, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएलवी मदन निषाद ने महिला सुरक्षा से जुड़े अलग अलग कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यानी पॉश, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, मानव तस्करी की रोकथाम और किशोर न्याय अधिनियम 2015 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को सरल भाषा में समझाया। साथ ही उन्होंने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए प्रखंड स्तर पर बीडीओ और पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्रशिक्षण में 0 एफआईआर की सुविधा, महिलाओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 15-100 और पुलिस सहायता नंबर 100 या 112 की जानकारी भी साझा की गई। सत्र के अंत में मौजूद महिलाओं ने बाल विवाह न करने और इसे रोकने का सामूहिक संकल्प लिया। पीएलवी प्रमिला महापात्रो ने अपने संबोधन में बताया कि संस्था का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, डायन प्रथा यानी विच हंटिंग और सामाजिक रूप से वंचित महिलाओं से जुड़े मुद्दों में सहायता प्रदान करना है। उन्होंने डिजिटल फ्रॉड से बचने के उपायों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। रांची पहाड़ी मंदिर समिति का पुनर्गठन, राजेश कुमार साहू को फिर मिली जिम्मेदारी। झारखंड के रांची में स्थित पहाड़ी मंदिर समिति का पुनर्गठन किया गया। झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की नई समिति का गठन किया गया है। इस नई कमेटी में श्री शिव बारात आयोजन महासमिति के संस्थापक अध्यक्ष राजेश कुमार साहू को एक बार फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें आगामी 5 सालों के लिए समिति में अपना योगदान देने का अवसर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष पद पर न्यायाधीश एसएन पाठक को नियुक्त किया गया है। वहीं विशेष आमंत्रित सदस्यों में सांसद, विधायक, रांची उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सहित विजय पाठक को शामिल किया गया है। समिति के सदस्यों ने राजेश कुमार साहू को इस नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व और अनुभव से पहाड़ी मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों को नई गति मिलेगी और ये ऐतिहासिक धरोहर और भी भव्य रूप में सामने आएगी। सरकारी खजाने की सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त। आज समाहरणालय में डीडीओ और क्लर्कों की लगेगी पाठशाला। झारखंड के कुछ जिलों में वेतन मद से हुई करोड़ों की अवैध निकासी के बाद गढ़वा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकारी राशि के गबन और अवैध निकासी की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर आज 25 अप्रैल को समाहरणालय सभागार में 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हाल ही में बोकारो और हजारीबाग जिले के पुलिस विभाग में वेतन मद से एक बड़ी राशि की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। इस घटना में सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया था। इसी को देखते हुए वित्त विभाग झारखंड के निर्देश पर गढ़वा में सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारियों, डीडीओ, प्रधान सहायकों और बिलिंग क्लर्कों को वित्तीय अनुशासन और सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को इस कार्यशाला में अनिवार्य रूप से भाग लेने का निर्देश दिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक 4 अलग अलग सत्रों में चलेगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बिलिंग प्रक्रिया में होने वाली मानवीय या तकनीकी चूक को सुधारना और फर्जी निकासी की गुंजाइश को खत्म करना है।
प्रशासन का मानना है कि यदि बिलिंग क्लर्क और प्रधान सहायक सजग रहेंगे तो वित्तीय धोखाधड़ी को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का अनशन हुआ खत्म। झारखंड राज्य आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से उनके आवास पर मुलाकात की। ये बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित की गई थी, जिसमें सहायक अध्यापकों की लंबित मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मंत्री के आश्वासन पर विश्वास जताते हुए शिक्षकों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान मंत्री ने खुद मीठा खिलाकर शिक्षकों का अनशन तुड़वाया। इसके पहले मंत्री डॉक्टर अंसारी ने पूरे विषय को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि संबंधित विभागीय मंत्री वर्तमान में बाहर हैं। उनके लौटते ही सभी पक्षों के साथ संयुक्त बैठक कर इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सभी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और बैठक की विस्तृत जानकारी भी साझा की जा चुकी है। मंत्री ने आंदोलनरत शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है, इसलिए अनशन समाप्त करें और सकारात्मक संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ने दें। प्रतिनिधि मंडल ने आकलन परीक्षा प्रमाण पत्र जारी कर उसे टेट के समकक्ष मान्यता देने, आगामी सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान करने, सरकारी शिक्षकों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतनमान लागू करने और संविदा कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समान वेतनमान निर्धारण करने की मांग की। मंत्री को ये भी अवगत कराया गया कि झारखंड के अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, जबकि पारा शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। ज्ञात हो कि मांगों को लेकर मोर्चा के तत्वावधान में 18 अप्रैल से नागा बाबा खटाल स्थल पर सहायक अध्यापकों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी था।